आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पे जो डायग्राम है वो बना हुआ है। जो बड़े वाला त्रिभुज एबीसी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ए बी और ए सी साइड इक्वल है, क्योंकि बी सी को तो इसने आधार माना है। और डी बी सी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा डी बी और भुजा डी सी बराबर है। ये आपको दिया गया है। यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को इस ए डी को मिलाया और आगे बढ़ाने पर पी तक काट रहा है, तो आपको ये 4 चीजें प्रूव करने के लिए कह रहा है। देखिए दिया गया हमें दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं, सिद्ध करना, बुक से लिखना है आपको चारों। अब पहले पार्ट पे आते हैं, ए बी डी और ए सी डी, इन्हें सर्वांग समसिद्ध करना है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये है त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज ए सी डी। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करने के लिए चाहिए कोई 3 कंडीशन। पहली कंडीशन देखिए, ए बी और ए सी इक्वल है, ये दे रखा है आपको। दूसरी कंडीशन है डी बी और डी सी इक्वल है, ये भी आपको दे रखा है। और तीसरी कंडीशन है ए डी के इक्वल है, ये दे रखा है। तो क्योंकि पहली ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ए डी इक्वल टू ए डी उभयनिष्ठ भुजा ये भी साइड ही है, तो इसका मतलब ये हो गया ट्रिपल एस नियम। तो दोनों त्रिभुजों का देखिए नाम लिखा, ए बी बराबर ए सी दिया गया है, डी बी बराबर डी सी ये भी दिया गया है, और ए डी बराबर ए डी ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गए। जो सेकंड पार्ट है इसका वो है ए बी पी और ए सी पी। तो देखिए बड़े वाले त्रिभुजों में अगर हम गौर करें, ए बी पी और ए सी पी, इन्हें सर्वांग समसिद्ध करना है। तो देखिए ये भुजा इसके बराबर दी हुई है हमें, ए पी दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, एक कारण कम पड़ रहा है। तो जब हमारे पास ये दो भुजा है तो इनके बीच का ये वाला कोण अगर बराबर हो जाए तो काम चल जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध किया था, तो इसमें अगर हम सीपीसीटी लगाएं तो इसका एंगल ए इसके एंगल ए के बराबर होगा। तो ये हम सीपीसीटी से देखिए यहाँ यूज कर रहे हैं, ये रीजन पहले से तैयार कर रहे हैं। इसका ए एंगल इसके ए एंगल के इक्वल, पहला एंगल पहले एंगल के इक्वल, इसके ए एंगल का पूरा नाम बी ए डी और इसके ए एंगल का पूरा नाम सी ए डी। यहाँ देखिए इधर वाले त्रिभुज के ए एंगल का नाम है बी ए डी और इधर वाले त्रिभुज के ए एंगल का नाम है सी ए डी। तो ये हमने पहले से ही तैयार कर लिया कंडीशन फर्स्ट सीपीसीटी से, जो अब सेकंड वाले पार्ट में काम में ले लेंगे। देखिए अब त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी लिया हमने, बड़े वाले दो त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी। इसमें ए बी और ए सी बराबर, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए पी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और ये वाला कोण अभी थोड़ी देर पहले इसके बराबर हमने समीकरण 1 में बताया है। तो ए बी बराबर ए सी, इस कोण का नाम पूरा लिखें, क्योंकि समीकरण 1 में तो हमने डी तक बताया, लेकिन इस भुजा को आगे बढ़ा सकते हैं। भुजा को आगे बढ़ाने से कोण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो बी ए डी को हम बी ए पी भी बोल सकते हैं और सी ए डी को सी ए पी भी बोल सकते हैं। तो बी ए पी बराबर सी ए पी समीकरण 1 के आधार पर, और ए पी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो ऐसे है सर्वांग समता नियम, क्योंकि दो भुजा और उनके बीच का कोण, इधर भी दो भुजा और उनके बीच का कोण, तो ऐसे इस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गए। इसमें पीछे के दो बिंदु बीपी लें तो इसके पीछे के दो बिंदु सीपी के बराबर आएंगे। अब ये क्यों ले रहे हैं उसका रीजन समझिए, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो देखिए एंगल ए को समद्विभाजित कर रहा है, ये तो पता लग चुका है, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। डी समद्विभाजित तब होगा जब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो। तो एंगल डी का समद्विभाजन का पता लगाने के लिए इन दो छोटे त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना होगा। इन्हें सर्वांग समसिद्ध करने में भी 3 रीजन चाहिए, तो बी डी और डी सी ये तो बराबर दिए हुए हैं, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, एक कारण कम पड़ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जब बड़े त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध किए ए बी पी और ए सी पी, तो ये बी पी और सी पी इन त्रिभुजों की भुजाएं हैं, तो सी पी से डी से ये दोनों भुजाएं बराबर सिद्ध हो सकती हैं। तो बी पी बराबर सी पी, यहाँ पे हमने एक कारण बना लिया सी पी सी टी से, पीछे के दो बिंदु इसके पीछे के दो बिंदु, ताकि अब इन दोनों त्रिभुजों को जब सर्वांग समसिद्ध करें तब इसे काम में ले सके। तो देखिए भुजा डी बी डी सी के बराबर ये दी गई है, बीपी बराबर सी पी, ये समीकरण 2 में हमने बना लिया, और डीपी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो इसमें ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गए। और जब सर्वांग समसिद्ध हो गए, इसका डी कोण इसके डी कोण के बराबर, इसके डी कोण का नाम बी डी पी, इसके डी कोण का नाम सी डी पी, यानी ये दोनों कोण भी बराबर सिद्ध हो गए। तो ये पहले से बराबर सिद्ध हो चुके थे,
और ये दोनों अब बराबर सिद्ध हो चुके हैं। इसका मतलब है कि AP एंगल A और एंगल D दोनों का समद्विभाजन करता है। समीकरण 1 व 3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि AP एंगल A और एंगल D दोनों को समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। हाँ देखिए, अब गौर करिए, AP BC का लंब समद्विभाजक कब होगा? जब BP और CP बराबर हो। तो BP बराबर CP हम सिद्ध कर ही चुके हैं। ये रहा देखिए, BP बराबर CP। AP BC पे लंब कब होगा? जब ये या ये दोनों में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध हो जाए। हम जानते हैं, हमने ABP त्रिभुज को ACP त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध किया है, तो इसका मतलब इसका P कोण इसके P कोण के बराबर होगा CPCT से। और हम जानते हैं इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पे बने हुए हैं। तो एक सीधी रेखा पे बने हुए ये दो कोणों का टोटल 180, और अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। और अगर ये 90 डिग्री हैं, इसका मतलब AP BC पे लंब भी है, और BP बराबर CP ये पहले सिद्ध हो चुका है, तो इसका मतलब समद्विभाजन भी हो रहा है। तो इसका मतलब AP BC का लंब समद्विभाजक सिद्ध हो जाएगा। तो लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? एंगल APB और APC बराबर, क्योंकि हमने त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP को सर्वांग सम सिद्ध किया और इसमें CPCT लगा रहे हैं, तो इसका P कोण इसके P कोण के बराबर। लेकिन ये दोनों कोण एक सीधी रेखा पे बने हैं, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री रेखिक कोण युग्मन होने के कारण। आप देखिए, APB APC के बराबर है, तो APB को हटा के APC लिख दिया, टोटल करने पे 2 APC हो गया, 2 चला गया इसके नीचे, 180 में 2 का भाग दिया 90 डिग्री, और एंगल APC 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब है कि AP BC पे लंब है। और समीकरण 2 और 5 के आधार पर हम कह सकते हैं कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, क्योंकि यहां हमें लंब सिद्ध हो गया और BP बराबर CP में समद्विभाजन सिद्ध हो ही गया था पहले। ये देखिए यहाँ पर BP बराबर CP में, तो BP और CP बराबर भी हैं और AP लंब भी सिद्ध हो गया। इसका मतलब AP BC का लंब समद्विभाजक है। ये प्रूव हो गया इसका लास्ट पार्ट।